सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। ये जो सीरीज़ हम लोग चालू कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपका रोज़ होगा और ये क्वांटम एकेडमी की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, जिस प्रयास के तहत हम चाहते हैं कि उन लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके, उन लोगों को तक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सके जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को समझना चाह रहा है। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपको जानकारियाँ से इंट्रोड्यूस करते चले हुए, समझाते हुए चले। अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को बोल सकते हैं। चलिए चालू करते हैं ना। तो आज एकदम बेसिक चले, अर्थव्यवस्था हम लोग समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था इतना ही नहीं समझ लेंगे, अर्थव्यवस्था को समझने का एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उनको समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आज हम समझें कि अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से हम बेसिक समझते क्या है और इसको किस प्रकार से हम परिभाषित करते, उनके सामने क्या क्या समस्याएं हमें बेसिकली उत्पन्न होने को मिलती है। तो इन सब बिंदु की चर्चा करेंगे। ये प्रयास होगा कि हम इसको 3 से 3.5 महीने में पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का जो निचोड़ होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको दे पाए। उम्मीद होगा आप सभी को पसंद आएगा। चलिए इस प्रारंभ करते हैं ना। कलर समझ नहीं आया तो फिर बताइएगा बिल्कुल। तो पहला जो टॉपिक है बेटा, हमें पहले यही समझना पड़ा। देखो पहले तो आप समझिए कि अर्थव्यवस्था को जानने से पहले आप अर्थशास्त्र को आप समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र है क्या, जिसको आप लोग बोलते इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हम लोग से क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते। तो मुझे मेरे सामने समस्या हमेशा ये समझता हूँ कि कोई भी विषय को परिभाषित करना बहुत आसान नहीं हो जाता है। उसके सामने कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती है। हम उसको परिभाषित एकदम ऐसा नहीं कि चाहे आप अर्थशास्त्र की बात करो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करो, चाहे आप साइंस को लेकर किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, परिभाषित करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। उनका अर्थशास्त्र भी अपवाद नहीं है। अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना एक आसान काम नहीं है। हम इसे 2-3 तरीके से समझेंगे, 2-3 परिभाषा तैयार करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि चीजें होता क्या है। पहला अगर मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र की, अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र, अगर मैं सामान्यता बात करूं तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानिए। अगर आपको ये जानना है तो पहले आप ये समझने का प्रयास करो कि हर सरकार की जब बात करते हो तो हर सरकार का हो या किसी भी कंपनी का हो, सर्वप्रथम उद्देश्य ये होता है बेटा कि वो क्या करे। काम ये होता है कि वो बेसिकली प्रयास करता है कि लोगों के कल्याण के लिए क्या करे, वो कार्य करे। हर सरकार का ये उद्देश्य होता है। सरकार बना भी इसलिए है, अगर आप सिविक्स पढ़ते हो, अगर आप नागरिक शास्त्र की बात करते हो तो सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि वो कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए क्या करे, कार्य करे। अब वो कल्याण करने के लिए कुछ नियमों को परिभाषित करता है, कुछ पॉलिसीज बनाता है, कुछ कानूनों को लागू करता है। तो क्या करता है? कल्याण के लिए क्या करेगा, लोगों के कल्याण के लिए कुछ नीति तो बनाना पड़ेगा ना। बिना नीति का आप कैसे के कल्याण की बात कर सकते हो? तो सर्वप्रथम क्या करता है, वो नीति निर्माण करता है कि किस तरीके से क्या करेगा वो कल्याण की भावना को, उसकी जो मन में है, सरकार के मन में है, उनको स्वीकार करे। एक तो समझना, सरकार का मतलब यहाँ पे मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ। सरकार का मतलब लोग समझ जाते हैं कि हम लोकसभा या राज्यसभा की बात कर रहा हूं, या मैं किसी की पर्टिकुलर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, ये नहीं है। सरकार का इसका मतलब वो होता है कि वो सारे तंत्र जो नियमों का निर्माण कर सकता है वो सरकार है। सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा रूप आता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम उसके बारे में नहीं समझना है। हमें समझना है कि सरकार क्या करता है, नीति कल्याण करने की चाहत से कुछ नीति का निर्माण करता है, कुछ नियम बनाता है, कुछ क्या करता है, हमारा नियम बनाता है, कुछ कानून बनाते हैं, कुछ क्या करता है, वो कानून बनाता है, कुछ तंत्र का वो पालन करता है। इन्हीं सब नियमों को, तंत्र को एक तरीके से जिस बुक में, जिस पुस्तक में लिख दिया जाता है बेटा, वो पुस्तक तुम्हारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसा पुस्तक है जिनमें लोगों के कल्याण के लिए
किस प्रकार से संसाधन का उपयोग अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए, इस बारे में क्या होता है आपका वर्णन होता। मैं अगर इसको परिभाषित करूं तो अर्थशास्त्र क्या है आपका, अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र नियमों नीतियों का, अर्थशास्त्र नियमों नीतियों का एक नियमों नीतियों का समूह है। क्या है आपका समूह है, जिसमें प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार संसाधन का उपयोग करके लोगों का कल्याण किया जाए। ये क्या हुआ आपका एक सामान्य छोटा सा अर्थशास्त्र की परिभाषा हो जाती है। मैं अर्थशास्त्र बोल रहा हूँ, अर्थव्यवस्था नहीं बोल रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग किसकी ओर चलते हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था, जो हमें बुक में आपको पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग किसकी ओर, अर्थव्यवस्था की ओर। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है आपको ये समझना है पहले। तो अर्थव्यवस्था है क्या, तो अर्थव्यवस्था बेटा एक तरीके से ये प्रयास है किस तरीके से आप अमूल्य संसाधन का उपयोग करें। मतलब उन्हीं नियमों को जो आप अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हो, उन्हीं नीतियों को जो आप अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हो, उनको जमीनी स्तर पर अगर आप लागू कर देते हो तो वो क्या कहलाता है आपका अर्थव्यवस्था कहला जाता है। मतलब अर्थशास्त्र की नियतों का जमीनी स्तर पर लागू कर देना आपका क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक कहला जाता है। तो मैंने क्या बोला, अर्थशास्त्र के नियमों का जमीनी स्तर पर लागू कर देना, क्या कर देना, लागू करना ही क्या कहलाता बेटा हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब ऐसा नहीं अर्थव्यवस्था कहलाता, अर्थव्यवस्था अपने आप में अकेला है। अर्थव्यवस्था कह देने सर पूर्णता भावना स्पष्ट हो जाएगी, ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि हर देश में नियम और नीति समान रूप से लागू होंगे वो जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एकदम सामान्य सुंदर से एग्जांपल देता हूं। जब आप बात करते हो नॉर्डिक देश की बात करो, जैसे फिनलैंड है, वहां पे भी एक नियम है कि आपको एक सामान्य नियम बताता हूं कि जो ट्रैफिक का नियम है, वहां कहा जाता है कि आप लाल सिग्नल देकर, रेड सिग्नल देकर रुक जाइए, तो उन नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में वो व्यवस्था उस रूप में दिखाई नहीं देती है जिस रूप में उसको होना चाहिए। तो नियम हर देश में हर जगह एक समान होती है, उनका लागू किस हद तक हो रहा है उस हिसाब से उस अर्थव्यवस्था का एक तरीके से बोलूं विकास का स्तर निर्धारित होता है। अगर उसे पूर्णता रूप से अगर आप लागू कर पाते हो जिस उद्देश्य से आप चाह रहे हो, तो एक अच्छी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में नियमों नियतों को लागू करते समय हमें यह भी देखना पड़ता है कि उस देश का जो आर्थिक अवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस हद तक और कैसा है। जब तक उन चीज को आप नहीं देख पाओगे, उन नियमों को, उस व्यवस्था को, उस सामाजिक भागीदारी को आप नहीं समझ पाओगे, तब तक एक अच्छे अर्थव्यवस्था का निर्माण आपका नहीं किया जा सकता। तो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के नियमों का जमीनी स्तर पर लागू करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अपने आप में अर्थव्यवस्था अधूरा है जब तक उसके सामने किसी देश का, किसी राज्य का, किसी कंपनी का नाम न जुड़ जाए। जैसे मैं बोलता हूं अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में ये अपने आप में अधूरा है। मुझे बोलना पड़ेगा, अगर जैसे बोलते भारतीय अर्थव्यवस्था, मैंने बोला भारतीय अर्थव्यवस्था, तब ये अपने आप में पूर्ण है।
कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही, मतलब भारत में अर्थशास्त्र के नियमों को किस प्रकार से लागू किया गया है इसकी बात हो रही। जैसे मैं बोलता हूँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका में किस प्रकार के नियमों का लागू हो गया और उसका परिणाम क्या निकल के आया इसकी बात चल रही है। तो ये हमारे मेन बिंदु को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उम्मीद होगा इतना आप समझ पाए होगा। आगे की ओर चलते हैं। तो ये तो हुआ आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का अधिकतम उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक प्रयास किया जाए कि संसाधनों का एक उचित तरीके से उपयोग कर ले और विकास की भावना को साकार कर ले। ये हमेशा अर्थव्यवस्था का प्रयास रहता है। अब देखो अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसमें दो मुख्य चुनौती है। पहला, अगर मैं अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती की बात करूं तो चुनौतियां क्या क्या हो सकती बेटा। देखो चुनौतियां क्या क्या है हमारे सामने, दो चुनौतियां निकल के आती। एक तो चुनौती तुम्हारा ये है कि हम उत्पादन कैसे करें, उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप संसाधन का उपयोग कर रहे हो तो संसाधन से किसी मूल्यवान वस्तु को उत्पादन करोगे, तो उत्पादन करने के लिए, उस उत्पादन करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन कर रहे हो, यह बहुत बड़ी चुनौतियां है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस प्रक्रिया का पालन करें जिससे हमारा उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से हो। यह बहुत बड़ी चुनौतियां था। दूसरा, उत्पादन तो हो गया, तो उसका वितरण कैसे किया जाए, वितरण हमारा कैसा किया जाए। तो आप उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन हो जाने के बाद उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए, ये अर्थव्यवस्था के सामने हमेशा चुनौतियां बनी रहती है। जैसे आप उदाहरण देखिए ना, हमारे देश जब 1900, अभी हम लोग देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबके बारे में बात करेंगे, ठीक, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो हम जैसे बात करते हैं, मैंने कहा उत्पादन कैसे किया जाए, तो उत्पादन कैसे किया जाए का मतलब क्या है। आप ये देखोगे कि कोई भी चीज का वस्तु को उत्पादन किया जा रहा है तो वो क्या निजी व्यक्ति के हाथों से उत्पादन किया जा रहा है या सरकारी तंत्र ही उससे जुड़कर उत्पादन कर रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, या दोनों मिलकर उत्पादन कर रहे हैं। अगर उत्पादन कैसे किया जा रहा है ये हमने अगर इस समस्या का समाधान कर, और ये स्थायी नहीं रहता, समय के साथ उत्पादन का जो जरिया वो भी हमारा बदलता रहा। जैसे प्रारंभ में हम लोग सरकारी तंत्र के जरिए उत्पादन करते थे, लेकिन 1991 के बाद जब हमारे देश में बहुत सी परिस्थितियां बदल गई तो हमारे देश में उत्पादन का जरिया सरकारी रहकर निजी व्यक्ति के हाथ उत्पादन ज्यादा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार अब इसमें जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन उतने हद तक अब सरकार का योगदान हमें दिखाई नहीं देता अर्थव्यवस्था में। दूसरा, उसका वितरण कैसे किया जाए। वितरण कहने का मतलब क्या है कि व्यक्तियों तक उसकी पहुंच कैसे किस प्रकार से प्रदान किया जाए। क्या उसको सब्सिडी देकर उसको प्रदान किया जाए, या सीधे के सीधे बाजार में लाकर उसको प्रदान किया जाए, या उचित मूल्य की दुकान के जरिए आप देखते हो उसको प्रदान किया जाए। तो ये दो मेजर समस्या हमेशा बनी रहती है। ठीक, अब आगे बढ़ते अर्थव्यवस्था। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं, अर्थव्यवस्था के प्रकार की, अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था जो होता है उसके मुख्य तौर पर हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग समाजवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन सब चीज के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है मिश्रित अर्थव्यवस्था, आज इसकी हम एक तरीके से परिभाषाएं तैयार कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग कल इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो पहला आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्गम माना जाता है वो उद्गम 1776 की एक बुक आई थी, अमेरिकन बुक, जिसको बहुत मॉडर्न, द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था हमारा? एडम स्मिथ की एक बुक थी जिसका नाम था, क्या नाम था उस बुक का? द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम था आपका क्या जी? द वेल्थ ऑफ
नेशन। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विकास का चरण माना जाता है ना, ये इस बुक को माना जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास प्रारंभ हुआ, एक तरीके से उसका खाका तैयार करता है। अच्छा, इस बुक में कहा क्या गया था? किसने लिखा था? तो एडम स्मिथ ने आपने लिखा था। इस बुक में कहा क्या गया था? इस बुक में कहा यह गया था कि आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित मत कीजिए, छोड़ दीजिए। तो उससे पूछेगा फिर कौन नियंत्रित करेगा? उसके दो इनविजिबल हाथ, दो इनविजिबल हाथ। एक तुम्हारा होता है डिमांड, इट मीन्स मांग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांग। और एक होता है हमारा सप्लाई, जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरीके से आपूर्ति। तो ये दो जो तंत्र है, अगर डिमांड है, मांग है, तो उसके अनुसार आपूर्ति होगी, और उसके अनुसार आपूर्ति नहीं हो रही तो महंगाई बढ़ जाएगा और अपने आप से डिमांड की वैल्यू कम आ जाएगी। दूसरा आपूर्ति, आपूर्ति। ये दो अदृश्य हाथ क्या करेंगे? पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्तिगत नियंत्रण होगा, निजी व्यक्ति के हाथों में होगा, निजी व्यक्ति के हाथों में नियंत्रण होगा। तो निजी व्यक्ति के हाथों में अगर नियंत्रण आ जाए तो वैसे को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन, वही जो चुनौती की बात हो रही थी, वही जो हम लोग देख रहे थे, उत्पादन के साधनों कैसे किया जाए। तो निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन हैं उनमें किसका मुख्य योगदान होता है? तो उसमें मुख्य योगदान होता है किसका? निजी व्यक्ति का। किसका योगदान होता है? आपका निजी व्यक्ति का। अगर उत्पादन के साधनों में मुख्य जो योगदान है वो निजी व्यक्ति का हो जाए तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इस पे सरकार को लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति उत्पादन, कोई व्यक्ति को सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता। उसको सिर्फ इतना देखना है कि उत्पादन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसे देश को हम नाइट वॉचमैन कंट्री बोलते हैं, उसको बाद में समझेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? जिसमें उत्पादन का साधन किसके होगा? निजी व्यक्ति के हाथ में होगा। और ये उदाहरण क्या है? अमेरिका इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जहां पे उत्पादन के साधनों पर किसका हाथ होता है? निजी व्यक्ति का हाथ होता है। दूसरा आता है तुम्हारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था निजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स जर्मन एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा, एक्चुअली फिलोसोफर थे इन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल। बहुत सारी बुक है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स की बुक में कार्ल मार्क्स मेन थे। कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर निजी व्यक्ति के हाथों पूरा उत्पादन को छोड़ दोगे ना, तो वैसे परिस्थिति में निजी व्यक्ति उन्हीं क्षेत्र में निवेश करेगा जिस क्षेत्र में निवेश करने पर उसको मुनाफा ज्यादा हो, फायदा ज्यादा हो। अगर फायदा ज्यादा हो और उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है तो वैसे केसेस में जो गरीब व्यक्ति है उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जो उत्पादन के कार्य में जो लेबर लगे उनका लगातार शोषण होता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि काम कीजिए कि उत्पादन निजी व्यक्ति ना करे, सरकार ही उत्पादन करे और सरकार ही उसका क्या करे? सरकार ही उसका क्या करे? वितरण करे। मतलब निजी व्यक्ति के हाथों में उत्पादन का साधन ना होकर अगर सरकार के हाथों में उत्पादन का साधन आ जाए तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं हम? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त अर्थव्यवस्था इसमें विकास भी आपका अत्यधिक हो जाता है। विकास के जो चरण होते हैं वो भी आपके बहुत होते हैं। 2 मिनट बोल देना। विकास के जो चरण होते हैं वो भी तुम्हारे क्या होते हैं? बहुत। तो उत्पादन के साधन में किसका हाथ है? सरकार का हाथ है। लेकिन बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब आपको जन्म से लेकर मरने तक हर सामान कौन देगा? सरकार देगा। ये सोच कर अद्भुत लगता। जब आगे जाएंगे देखना इसकी कमियां क्या, विशेषता क्या, तब हमें हाँ। लेकिन इसकी कमियां ये हो जाती बेटा कि अगर निजी व्यक्ति नहीं होंगे, सारे के सारे सरकार होंगे, तो वैसे सेंस में इसकी कमियां मुख्य ये हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर ये चाहत खत्म हो जाता है कि मैं कार्य क्यों करूं। और यहीं से तुम्हारा एक तरीके से भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हो जाती है। यहीं से आप एक अर्थव्यवस्था में विकास नहीं हो पाता क्योंकि नया चीज चाहिए नहीं ना, सब चीज सरकार दे। तो चीजें क्या होती, ये इसकी कमियां हैं। ये इसका सर्वश्रेष्ठ मॉडल आपको 1991 से पहले देखने को मिलता। तो ये एक तरीके से USSR में देखने को मिलता। और इसका सर्वश्रेष्ठ साधन आपको वर्तमान में तो कहीं पूर्णतः आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक तो क्यूबा आप ले सकते हो, वहाँ भी कुछ मात्रा में। चाइना में तो अब नहीं रह गया।
मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब कुछ उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का हाथ है और कुछ उत्पादन के साधनों पर सरकार का हाथ है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर उत्पादन के साधनों पर योगदान देता हो और उनका वितरण करता हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था करते। भारत स्टार्टिंग से 1947 से मिश्रित अर्थव्यवस्था ही रहा है, लेकिन उसमें सरकारी तंत्र का झुकाव ज्यादा था। लेकिन 1991 के बाद अब निजी व्यक्ति की ओर झुकाव ज्यादा, मतलब निजी व्यक्ति ज्यादा सामान को उत्पादन कर रहे हैं, सरकार उतना योगदान उस उत्पादन का नहीं दे रहे। उम्मीद होगा इतना टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं।